आप एक थोड़ा सा एस्टेट भी ओन करते हैं कानपुर के पास। हाँ, का कानपुर के पास हमारा एक सोना जी। स्टेट है। आज के दौर में कई ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े बड़े राजा और राजपूत परिवार आज संत परंपरा पे हैं और समाज के लिए बहुत कुछ बिना बताए कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो शेरवानी और साफा बांध करके और पंप एंड शो करके ही हम राजा रहें। राजा एक व्यक्तित्व है, मेरा मानना है। तो वो कोई भी जिसका हाथ ऐसे है वो राजा है। चलो, सारा प्रॉब्लम इस समय मैं देख रहा हूँ कि कन्वर्सेशन तो सोशल मीडिया पे और आपस में है, बट आपस का कन्वर्सेशन खत्म हो गया है। अगर आप इतिहास कोई पढ़ना नहीं चाहता आज की डेट में, ना कोई समझना चाहता। हमारे धर्म में, हमारे सनातन में स्त्री के लिए पर्दा था ही नहीं कभी। शादियों से पहले आ जाइए तो मैं अधिकतर सुनता हूँ जैसे बच्चों में कहीं वो ब्रेकअप हो गया। अरे अगर प्रेम है तो ब्रेकअप नहीं है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का ये एपिसोड और टॉपिक हमारे लिए बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं स्वयं एक जो राजा हैं और राजा कहलाना पसंद नहीं है उनको। तो मैं पहले बात करूंगी राजा विक्रम सिंह को और प्रणाम भी करूंगी। सर, ऐसा क्यों कि आपको राजा कहलाना पसंद नहीं है? मेरा ये मानना है अपर्णा जी कि लोग पूछते हैं तो मेरा कहना है कि राजा ना व्यक्ति है ना उपाधि है। मुझे लगता है कि राजा एक व्यक्तित्व है। तो ये कोई भी अपने अंदर डेवलप करके उसको अच्छे से उसमें, बट बाय नेम राजा या है तो एक आप एक थोड़ा सा एस्टेट भी ओन करते हैं कानपुर के पास। हाँ, कानपुर के पास हमारा एक सोना स्टेट है। तो हम लोग वहीं से हैं और सारी चीजें हैं। पर आज के समाज में ये है कि बने रहा जाए अच्छे से राजा। और बस मतलब आपको वो पंप एंड शो नहीं पसंद है जो राजा वाला होता है? वो पंप एंड शो है नहीं, क्योंकि उस पंप एंड शो तो लोकतांत्रिक देश है और राजा एक सामान्य आदमी भी राजा, क्योंकि जितने अच्छे बड़े राजा या वो हुए वो सारे तो युद्ध लड़े और आज की डेट में सभी सामान्य हैं। और बहुत से जो मैं मानता हूं कि जो मन से बड़े मजबूत लोग रहे और जो लड़े, तो अब बुद्ध भी राजा थे। और ऐसे आज के दौर में कई ऐसे उदाहरण हैं जो बड़े बड़े राजा और राजपूत परिवार आज संत परंपरा पे हैं और समाज के लिए बहुत कुछ बिना बताए कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो शेरवानी और साफा बांध करके और पंप एंड शो करके ही हम राजा रहें। राजा एक व्यक्तित्व है, मेरा मानना है। तो वो कोई भी जिसका हाथ ऐसे है वो राजा है। जो है वो समाज के लिए दे या धन दे या जो भी दे वो राजा है। चाहे नॉलेज दे, चाहे नॉलेज दे, कुछ भी दे, जो दे रहा है वो राजा है। जी। क्योंकि इनका समाज को लेके बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है, तो कुछ चर्चा हम इनसे समाज के बारे में करने जा रहे हैं। आपने बदलता हुआ ये दौर देखा है? बहुत बदलता हुआ दौर देखा है। तो उसका क्या अनुभव रहा है? आपकी क्या रीडिंग रही है? जो पहले क्या समाज था, जो आज का समाज है और जो आने वाला समाज होगा, तो क्या मतलब आपको कई बार लगता है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एक तो साइंटिफिकली, और कहाँ से कहाँ हम नीचे चले गए, गर्त में जाते जा रहे हैं, अगर हम देखें अपने रूट्स को छोड़ते हुए? एक टाइम फ्रेम के बाद एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया समाज में और उस पे कि पहले क्या था कि एक एसेट वैल्यू थी। और अगर इसको मैं बहुत जल्दी मॉडर्न टाइम की बात करूं तो लगभग 2000 में एक मिलेनियम ईयर आया जिसका बहुत ज्यादा मार्केटिंग हुई और बड़ी चर्चा हुई। उसके पहले तक एसेट वैल्यू बहुत थी। एसेट वैल्यू का मतलब ये नहीं कि एसेट में आप सिर्फ प्रॉपर्टीज या चीजों को जोड़े, उस एसेट को मैं रिलेशन में भी मानता हूं कि लोगों के रिलेशन वैल्यू थी। मिलेनियम ईयर ने अचानक से मार्केट में या समाज में कह लीजिए कि हमारे मनी वैल्यू बढ़ा दी। और उस मनी वैल्यू ने सबसे पहले
एसेट, जो आज एसेट लोग कहते हैं ना, एसेट का मतलब ही हो गया है कि हम प्रॉपर्टीज बना लें या चीजें बनाएं, बट मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि आदमी, एक जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, ये अपने आप इससे अनमोल तो कोई एसेट है ही नहीं। अगर इसी के अंदर गंदगी है और इसी में ऊपर से दिक्कतें हैं, तो आप कोई भी एसेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एसेट वैल्यू जो अचानक से मनी वैल्यू में बदली, उसने बहुत क्षीण किया, गिरावट कर दी, बहुत ज्यादा गिरावट की। समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो आपको लगता है इसका ट्रांजिशन बहुत तेजी से हुआ, महिलाओं का, पुरुषों का या बच्चों का? उसमें लगभग थोड़ा बहुत करके सारे पक्ष हैं कि सभी बदले, लेकिन जैसे मैं यूथ में देख रहा हूँ, युवाओं में, जब से ये, मैं तथाकथित ही बोलता हूँ, ये तथाकथित मॉडर्निटी और ये चीजें आ गई, जिसको उसने, जो मेरा अपना मानना है कि उसने सबसे पहले अगर युवाओं को किसी चीज पे डैमेज किया, तो सबसे पहले उनकी विल पावर कमजोर कर दी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि विल पावर कमजोर हुई? एक्चुअल में क्या है ना कि एक, आपने भी बड़ा आजकल शब्द सुना होगा, बहुत चलता है, प्लान बी। प्लान बी, एग्जैक्टली। हाँ, यूज यूथ ही नहीं कर रहा, सभी लगभग आज के दौर में यूज कर रहे हैं। मेरा मानना है कि प्लान बी कुछ है ही नहीं। जिस दिन आपने प्लान बी सोचा ना, उस दिन सबसे पहले तो आपने अपनी ही क्षमता को नीचे कर लिया, फेलियर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सारा खेल माइंडसेट का है। जैसे हम अपने अगर पुराने दौर की बात करें, तो मेरा ये मानना है कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। हम पुराने दौर में बात करें तो जैसे हमारे यहाँ युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई, तो सोचिए, सोचने वाली बात है कि क्या गजब का माइंडसेट था कि एक दिन पहले हम घर पे बैठे हैं, आराम से पूरे लग्जरी पे हैं, और हमको ये पता चलता है कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया या हमारी लड़ाई है, और हम सुबह के टाइम पे हम वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कितनी तेज माइंडसेट बदलता था। और एक वो लड़ाई की जिसमें हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें सामने वाले को मार देना है, उस लेवल की लड़ाई पे। तो अगर हमारा डीएनए वो है, और ये मैं पर्टिकुलर राजपूत की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल सबकी, जब वो लड़ाइयां हुई हैं तो उसमें समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो शामिल ना होता हो। एग्जैक्टली। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो शामिल उसमें ना होता। तो जब उस माइंडसेट का हमारा डीएनए है, तो हम क्यों जहां ये प्लान बी और मॉडर्न जमाने में ये चीजें, ये हमको डैमेज कर रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा संघर्ष करो, थोड़ा लड़ाई लड़ो, प्लान ए को ही सक्सीड, प्लान ए को ही चलाओ। प्लान ए खुद ही अपने आप में अगर वो होगा तो छोटा हो जाएगा, तो प्लान बी हो जाएगा। लेकिन क्यों सोचना प्लान बी पे? जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि प्लान ए को ही हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसके लिए अपना फुल पोटेंशियल यूज करना चाहिए। हाँ, अगर हम 100% प्लान ए में देंगे, अरे 75% मिलेगा तो प्लान बी तो अपने आप हो गया। हम क्यों सोचे कि हम पहले से ही प्लान बी को 75 और प्लान सी और तो जेड तक आते आते जी। तो जैसा आपने युवाओं की बात करी कि आपने ये एक चीज बहुत बड़ी नोटिस करी कि प्लान बी की तरफ जाते हैं, आज के युवा के लिए आपका क्या मैसेज है जो आजकल ये सोचते हैं कि अगर एंजॉयमेंट का नाम सिर्फ ड्रिंक करना, स्मोक करना, घूमना फिरना और यही है? मैं आपकी इस बात का बहुत अच्छा जवाब एक देता हूँ। ये आपने मतलब बहुत अच्छी चीज पूछी, जो आपने कहा ना कि ड्रिंक करना, स्मोक करना और ये चीज। आप देखिए कि आज की तारीख में एक, जैसे खुशी, मेरा मानना है खुशी दो तरीके से है। एक आर्टिफिशियल खुशी है जी, और एक इंटरनल खुशी है। सबको पसंद है। अगर पहले हम आर्टिफिशियल खुशी पे बात कर लें, कि आज आर्टिफिशियल खुशी इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा धंधा है, और उसको लोगों ने धंधा बना दिया, और आप उसके गर्त में चलते चले जा रहे हो। बार, पब, विदेशों में चले जाइए तो कई ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे मतलब वो सब कुछ एक टाइम फ्रेम के लिए है, और एक, लेकिन सारी आर्टिफिशियल। उसके बाद निकल के आदमी फिर वो उसी दुनिया में जा रहा है और भिड़ रहा है। इंटरनल खुशी कहां पे थी? इंटरनल खुशी तो मैं बता रहा हूं कि आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ अपने एक दिन कोई काम मत करिए, आप अपने बंद कमरे में जो मन में आए आप सिर्फ लेटे रहो, जो मन में आए करो, ना हो
अब जैसे इंटरनल खुशी के लिए बीच में कॉन्सेप्ट चला था कि हम, जैसे मुझे वाइल्ड लाइफ का बड़ा शौक है जी। और मुझे लगता है कि मैं अकेले दुनिया का, मतलब अगर मुझे अकेले कहीं भी छोड़ दिया जाए तो मैं उस दिन सबसे सुखी होता हूं जी। तो अब उसके लिए हमारे पास जंगल है, पहाड़ है, नदियां हैं, जिसको हम वीरान बोलते हैं, चीजें ना, आप जाओ, अगर आप महसूस करो ना, तो आदमी को आदमी से बात करने की जरूरत नहीं, प्रकृति अपने आप बात करती है आपसे। लेकिन अब हो क्या गया है, अब उसकी भी मार्केटिंग इस लेवल पे है कि आप, जैसे आप दिल्ली में हैं, आप कॉर्बेट चले जाइए, जो भी आपके नियरेस्ट हिमाचल, तो वो आर्टिफिशियल खुशी अब उस प्रकृति की इंटरनल खुशी में इन्वॉल्व हो गई है और उसकी मार्केटिंग हो रही है और उस मार्केटिंग के आधार पे हम वहां जा रहे हैं। यानी बहुत खूबसूरत बात कही, शायद हमने इस चीज को रियलाइज किया ही नहीं कि मार्केटिंग इसमें भी चली आई है। इस लेवल पे मार्केटिंग हावी है कि आज जो बच्चे जो स्कूल में हैं या जो कॉलेज में है, इवन देन सबसे बड़ा हमारे यहाँ यूथ का आज की डेट में प्रॉब्लम है कि वो जो जॉब में है, वो बेचारे सुबह से शाम तक काम करते हैं, किस तरीके से उनका वो है, और उसके बाद वो जा करके इसी आर्टिफिशियल खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं और अगले दिन या तो इतना कर ले रहे हैं कि अगले दिन हैंगओवर पे जा रहे हैं, या इस लेवल पे कि अगले दिन से फिर से उन्हें उसी पे कोड़ना है। तो मेरा यही कहना है कि भाई, माइंड, सारा गेम माइंडसेट का है। आप किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हो। मैं वही तो कहता हूं ना कि भाई, एक वो डीएनए की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम 1 घंटे में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, फलाना 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 फलाना। भाई उसमें ऐसा थोड़ी तो कि हर आदमी तलवार लेके लड़ता था, कोई प्लान करता था। तो प्लान करना आसान नहीं होता है। अभी आपसे अगर मुझसे कोई चीज कह दे, आप रैंडमली कोई चीज प्लान कर दो तो नहीं कर पाएगा ना भाई। आदमी कहेगा अरे मुझे टाइम दो, मैं लैपटॉप खोलूंगा, कंप्यूटर खोलूंगा, गूगल पे सर्च करूंगा इससे रिलेटेड क्या है। वहां तो तुरंत प्लानिंग है ना कि भाई फलाने फलाने ऐसे किस टाइप से अटैक हुआ, क्या माइंडसेट था, सबका माइंडसेट था उसी पे। और प्रायर प्रिपरेशन रहती थी, सबसे बड़ी बात ये थी, दिमाग में प्रिपेयर्ड रहते थे, वो लोग प्रिपेयर रहते थे। तो वही है ना कि वो माइंडसेट डेवलप करो। उस आर्टिफिशियल खुशी, भाई अगर आप घर में 1 घंटा जो आप जा करके कहीं पे आर्टिफिशियल खुशी ढूंढ रहे हैं यूथ को, तुम सिर्फ अपने आप को आकलन करो, हमें दूसरे की करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जैसे हम यूथ के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर, जो कि मेरे ख्याल से हमारे सनातन धर्म से ही निकला हुआ चीज़ है। आजकल की बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी, बाहर की कंपनीज भी इस चीज़ को बहुत प्रोग्राम्स बना रही हैं, जिसमें लोग कहते हैं मैनिफेस्टेशन करके आपको इतने दिनों में ये चीज़ पा सकते हैं, और बच्चे अंधाधुन उसमें रजिस्टर कर रहे भी जा रहे हैं। ये बस ये सोच के कि मैं मैनिफेस्ट करूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी इतने समय बाद, 90, मतलब कुछ भी आप दिन ले लीजिए, उन्होंने स्पेसिफाइड 45 डेज 90 डेज इसका प्रोग्राम बना रखा है, और इसके बाद मेरे पास तो ये चीज़ होगी ही होगी। उनके दिमाग में ये माइंडसेट बैठअप, जैसे आपने माइंडसेट की बात करी, ये है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वही तो है कि माइंडसेट, आप समझो ना कि वो 45 डेज और 90 डेज में जो चीजें हो रही हैं, वो खुद क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने उसको बिजनेस बना दिया। आप दूसरे को एनालिसिस करने लगते हो, दूसरे को फॉलो कर रहे हो या उस पर दिमाग कर रहे हो। आप एक दिन बैठो ना, 10 मिनट अपने लिए समय दो, किसी के लिए मत समय दो। आप 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ अपने लिए दो। अपने बारे में सोच लो कि क्या कैपेसिटी है, क्या हमारा माइंड बोल रहा है, क्या हम कर सकते हैं। आपको उससे बेस्ट दुनिया में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, आपसे अच्छा स्पीकर नहीं है, आपसे अच्छा दुनिया में आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो ये शॉर्ट टर्म, एक्चुअल में एक, जब से ये प्लास्टिक मनी का आया, ये जो शॉर्ट वाला खेल चल रहा है ना, ओवरनाइट वाला, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। ओवरनाइट वाला, चल जैसे पुराने जमाने में एक शब्द था कि जो बिजनेस करते थे उनको महाजन बोला जाता था, महाजनी। एक शब्द है रोजंदारी। आज भी, आज हम लोग रोजंदारी, किसी को आप बोल दिए बुरा मान जाएगा, कह रहे गरीबी की बात कर रहे हैं जी। आप समझिए, हम आप बैठे हैं, अभी हमको कहीं से 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो हम आप तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे कि इसको कहते, तो हम सबसे पहले उन चीजों पे खर्च करेंगे जिन चीजों की डेप्रिसिएशन वैल्यू आज से शुरू है। अच्छा, आप इमेजिन करिए कि अगर हम इस लेवल पे वो कोई काम करें कि हमको अगर 1 लाख रुपए महीना मिले तो हमें 100 महीने की गारंटी है। हम 100 महीने 1 लाख रुपया हमको
गारंटी। हर महीने मिलेगा और हमारे पास उस पैसे की पूरी प्लानिंग होगी कि हमें इसमें क्या सेविंग करना है, क्या अपने ऊपर खर्च करना है, क्या क्या करना है। जी तो ये माइंडसेट यूथ को बनाना पड़ेगा। ये 45 दिन 90 दिन फलाना ढिमाका, इससे कुछ है नहीं नहीं पाएंगे, ये हाँ, शॉर्ट टर्म और- रहेगा और शॉर्ट टर्म ही रह जाएगा। हाँ, तो ये क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी पाते हैं प्रोग्राम में रजिस्टर कर, इतने Yes. महंगे महंगे प्रोग्राम्स होते हैं उनमें रजिस्टर करते हैं आज हाँ। बच्चे, ये यूथ, उसके बाद भी इनको मिलता कुछ नहीं है फाइनली। उनको मिल रहा है, जी उनको मिल रहा है, ऑब्वियस बात है, उनका माइंडसेट क्लियर है कि मुझको निकलवाना है उनका इनसे। माइंडसेट क्लियर है। जी तो वही है। तो मैं मतलब इसको कैसे बताऊं आपको कि यूथ, जैसे मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहता हूं, मैं लिखता भी हूं, जी मुझे सबसे ज्यादा मैं आजकल देख रहा हूं यूथ में बड़ी दिक्कत है। टेक्नोलॉजी में वो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट है जी। नॉलेज में उनका कोई मुकाबला नहीं है। सारी चीजें भाई मैं इतना बड़ा हो करके अगर मुझे कभी कोई टेक्नोलॉजी से, तो मेरी बेटी 12 में है तो मैं उससे पूछ लेता हूं कि भाई क्या है। जी लेकिन अब मैं उस पर क्या बताऊं कि जो, लेकिन जब मैं स्कूल जाता हूं, अपनी बेटी के स्कूल जाता हूं, जब मैं बच्चों को देखता हूं जो 11th और 12 में थे, और जब मैं अपने आप से कंपेयर करता हूं कि हम कोई पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, बिलो थे, लेकिन ये पता था, माइंडसेट और विल पावर हमें अपनी पता थी। जी जैसे आजकल उसी का नतीजा ये हो रहा है कि शॉर्ट टर्म उसमें आजकल एक नया शब्द चला हुआ है, मैं शब्द ही बोलता हूं, हालांकि वो भी बीमारी हो गई कि वो क्या डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे। हाँ। फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, ये पहले हुआ ही नहीं करते थे, लोगों को पता ही नहीं था। 2 थप्पड़ माँ बाप से खाते थे, डिप्रेशन खत्म हो जाता था। न खाएं डिप्रेशन, यहाँ पे तो मतलब दुकान बन गई डिप्रेशन की, वो है। कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ बोलो मत। हाँ, एक नया चैलेंज शुरू हो गया है कि ज्यादा बोलोगे तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसके पीछे मैं आपको एक कारण बताता हूँ। जी दिक्कत पता है कहाँ खत्म हो गई? ये डिप्रेशन और ये जो शॉर्ट मनी और दूसरे को देख करके अचानक से जाना, एक्चुअल में दिक्कत हो गई कि पहले क्या था कि प्रॉब्लम सर्वाइवल की थी। जब आपको, जिस दिन आप ये सोच लो कि सब कुछ होते हुए भी आप सोच लो ना कि हमको सर्वाइवल के लिए करना है, उस दिन आप देखिएगा कि आपका क्या गजब माइंडसेट होगा, क्या चीज। जैसे पहले क्या था कि अनाज था, गेहूं था, आटा नहीं था। एग्जैक्टली, गेहूं था, आटा नहीं था। तो उस आटे को बनाने के लिए अगर घर का पुरुष या लोग अगर गेहूं पैदा करते थे, तो उस आटे को बनाने में घर में महिलाओं का और जो भी जवान हो या जो भी उसका सहयोग रहता था। तो हमारा सुबह से लेके रात तक की लड़ाई इस बात की थी कि भैया खाना, और वो चाहे हम स्टेट हैं, हम राजा हैं, हमारे घर की भी वही प्रॉब्लम थी, और जो हमारे घर गांव का गरीब था उसकी भी प्रॉब्लम वही थी। बस फर्क इतना था कि हमें हो सकता है कुछ नौकर चाकर मिल जाते हो, लेकिन वो नौकर चाकर भी काम करते थे तो हमारी दादी अम्मा या कुछ तो, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो डिप्रेशन में चले जाए, बच्चे चले जाए डिप्रेशन में। तो ये जब सर्वाइवल का आप सोच, और ये आज भी प्रॉब्लम है, आज बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइवल की, आज ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और जो परेशानी का आलम है ना, आप ही के इसी दिल्ली शहर में आदमी 10,000 15,000 रुपए कमा के भी परिवार चला रहा है, और 1 करोड़ कमा के भी परिवार चला रहा है। और अगर आप प्रॉब्लम की बात करें ना, जैसे आदमी को लगता है कि अरे फलाने को दिक्कत नहीं, हमको बहुत दिक्कत है। मैं कहता हूं जो जितना बड़ा उसका दर्द उतना ही बड़ा है। मुकेश अंबानी को भी उतनी ही टेंशन है जितनी चौराहे पे खड़े भिखारी को है। मैं सही बता रहा हूं, अगर कोई पैरामीटर हो ना, जो थर्मामीटर लगा के आप चेक करिए, तो शायद उनका ऊपर निकले जी। वो तो शाम को उसको पता है जब ट्रैफिक खत्म हो गया, चलो धंधा बंद हुआ, घर चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं। उसको कोई फोन करके ये कहने वाला नहीं है कि तुम यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ, वो है जी। तो मतलब मेरा यूथ को लेके मानना है कि भाई कुछ भी करो, माइंडसेट। जैसे आजकल यूथ में एक मैं देख रहा हूं, कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ही आप देखिए ऐसे ऐसे स्टेटस डालेंगे कि हम फलाने हैं, ढिमाके, फर्जी में जी। उसके पीछे का प्रॉब्लम है कि हमको हल्का मत समझो, हमको कमजोर मत समझो। ईगो का प्रॉब्लम हो गया है बच्चों में आजकल। मैं देखता हूं ईगो का है, वो ईगो नहीं है, वो शर्म है, वो शर्म है। शर्म को छोड़ना पड़ेगा। आज मेरे ख्याल से कोई सी बच्चे की, अगर यंगस्टर्स की बात करें, सबसे सस्ती कार आ रही होगी तो वो लेना कभी प्रेफर नहीं करेगा कि मेरे मीन्स
मैं ये कार है चलो चला लेते हैं, वो हमेशा एक लेवल या 4 लेवल ऊपर जाके करेगा कि शो ऑफ करना है मुझे। मैम उसमें बच्चे का तो है ही है प्रॉब्लम, उसमें एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ पेरेंटिंग का भी है। कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ये बच्चे हो रहे हैं। एग्जैक्टली आजकल जो पेरेंट्स हैं ये बच्चे हो रहे हैं। ये भाई आप, अब हम लोग हैं तो हम अब पेरेंट्स हैं तो हमने जो दौर देखा है, अब आज हमने काम कर लिया या 4 चीजें कर ली तो आज हमारे पास ठीक ठाक पैसा है या हम चीजें कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को वो दिखा रहे हैं। तो गलती वहीं से शुरू। तो पेरेंट्स भी जो एक कॉन्सेप्ट है कि वो आजकल आप बच्चों के दोस्त बन जाइए जी, पेरेंट्स का चल रहा है ना कि कहें कि आप बच्चों के दोस्त बन जाइए। तो दोस्त की तो परिभाषा अलग हो गई। दोस्त तो दोस्त ही रहेगा। उस दोस्ती में तुम्हारी चीजें वो जान जा रहा है, बेटा जान जा रहा है, और बेटे की चीजें तुम जान नहीं पा रहे हो। एग्जैक्टली तो वो उसको पता है कि हमारे पिताजी कितना अगर हम इतना इनकी चूड़ी कसेंगे तो ये हमको निकल आएगा। बच्चे ने बोल दिया कि नहीं मैं खाना खाना बंद कर रहा हूँ या सब कुछ कर रहा हूँ, पता है कि माँ बाप दे देंगे। अच्छा, अब उनको क्या है कि जो पिताजी भी हैं, अब वो या तो मेहनत से कमाए हैं या जैसे भी कमाए, अब उनको खुद में एक शौक हुआ है अमीर दिखने का जी। ये आपने बहुत सुंदर बात कही। तो अब उनको खुद ही शौक है कि हम अमीर दिखें, तो अमीर अब खुद तो कर नहीं पाए, तो वो शौक अब वो बच्चों से कर रहे हैं। फिर बाद में मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने, हमारे साथ के लोग हैं जिन्होंने ये बोला था कि अगर मेरा बेटा कभी शराब पिएगा तो मैं उसको सिखाऊंगा कि शराब कैसे पीना चाहिए, और बाद में मैंने उनको रोते हुए देखा क्योंकि बेटा उनसे ऊपर निकल गया। अब बेटा बाप से कह रहा है कि पापा हमसे सीखो कि कैसे क्या है जी। तो ये तो चीजें इसमें तो पेरेंट्स को, हाँ, और माँ बाप को भी, मैं पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता है कि आजकल पेरेंट्स हो जैसे या वो हो, बहुत पीछे मत जाइए, सिर्फ अपनी 1-2 जनरेशन पीछे चले जाइए जी। हम बड़े परिवार से हैं, भगवान के आशीर्वाद से हमें कभी अभाव नहीं देखने को मिला जी। इतना भी नहीं रहा कि हम एसेट वैल्यू पे ही खेलते रहे, हम मनी वैल्यू की तरफ नहीं गए, लेकिन उस एसेट वैल्यू पे रिलेशन और उस चीजों के लेकिन अभाव नहीं। लेकिन मैं अपने ही घर गांव में, हर तबका था, हर गरीब हो, कभी किसी ने अपने बच्चे को, चाहे वो हम हो, तो हमारे फादर ने भी हमको यही सिखाया। वो ये नहीं कह सकते थे कि तुम जाओ और बहुत कमा लो और बहुत बड़ा नाम कर लो। उन्होंने अगर हमको ये सिखाया कि भाई रिलेशन वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान ने तुमको इतना दिया है कि तुम किसी की मदद कर सकते हो या कुछ करते हो, तो इसको करते रहना, मिटने मत देना। अगर बढ़ा ना पाओ तो मिटने भी मत देना, लेकिन इतना बना। जिसके पास कुछ नहीं था उसने भी अपने बेटे से कहा कि बेटा इतना कर लो कि घर परिवार सुकून से चले। ये कॉन्सेप्ट चले गए पीछे, ये कॉन्सेप्ट आ गया पीछे। अब क्या हुआ कि देख करके आदमी भागने लगा। जो सबसे छोटा था, जो तबका था, वो अचानक से चीजें दिखने लगी। अब उसके लिए चाहिए शॉर्ट मनी एग्जैक्टली। अब वो शॉर्ट, इसीलिए वो, अगर जैसे आजकल वो है ना कि नशे का, मतलब ये शराब और सिगरेट, और ये तो एक अलग विषय हो गया। आजकल मैं देख रहा हूं जैसे मार्केट में इसका बहुत चल रहा है, ये सूखे नशे का, मतलब ये सस्ता पड़ रहा है और लोग इसमें ऐसा इन्वॉल्व होती जा रही है यूथ, वो पहले वो कंज्यूमर बन रहा है और फिर वो डीलर भी बन रहा है। उसमें से जो अच्छा लड़का निकल जा रहा है, वो मैं देख रहा हूँ वो ठीक ठाक ब्रोकर है जी। तो वो मनी का खेल। तो पेरेंट्स को नजर, तो मतलब पेरेंट्स आज की डेट में नजर नहीं रख पाएंगे, लेकिन इतना है कि चीजों को समझाया जा सकता है समय रहते हुए। हाँ, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने यूथ की बात करी, एक हमारा समाज का वर्ग है महिलाओं का।
आजकल हमको बहुत सुनने में मिलता है, अगर पुरुष की बात करें कि शादी हुई और लड़की ने गला काट दिया, लड़की ने ड्रम में डाल दिया, ये बहुत उजागर हो गए हैं चीजें। ये हम क्यों भूल जाते हैं कि समाज का एक वर्ग महिलाओं का रहा है जहाँ पे उन्होंने बहुत सहा भी है। बड़ा जी, इसमें मेरा एक दोनों चीजों को लेके बड़ा अलग पक्ष है। हाँ, बताइए। जैसे अगर हम बहुत पुराने से बात करें तो हमारे यहाँ तो महिलाओं को शक्ति के रूप में पूजा गया है। हमने शक्ति के रूप में स्त्री को पूजा है, और उसके बाद हमारे ही इतिहास में जरूरत पड़ने पे उन्हीं महिलाओं ने तलवार उठाई है धर्म, परिवार और जनता की रक्षा के लिए, और उन्हीं महिलाओं ने अगर अपने चरित्र पे आंच ना आए तो इसके लिए जौहर भी किया है। और घूम फिर के फिर एक बात कहूंगा कि क्या गजब का माइंडसेट था। मैं सारा कॉन्सेप्ट माइंडसेट पे रखता हूं कि जरूरत उस पे थी। उसके बाद जैसे आपने कहा कि भाई महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ है, मैं कहता हूं ये समाज में ये प्लॉटिंग की किसने कि महिला नीचे है पुरुष ऊपर है, या पुरुष नीचे है महिला ऊपर है। अगर भाई हम उस सनातन को मानने वाले हैं जहां पे भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में रहे, तो कहीं आपको दिखा उसमें कि ये बोल रहे हैं कि दोनों में वो है। हाँ। बायोलॉजिकल डिफरेंस दोनों का है। अब जैसे उस पे मतलब उस पे मत लीजिएगा, जैसे कि दोनों का जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है तो उसके हिसाब से जो हमारा स्किन या जो हमारा स्ट्रक्चर है जी, वो महिला हमेशा सॉफ्ट और वो रहेगी, और पुरुष एक उस पे कठोर है। हाँ। लेकिन ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से कि ऊपर और नीचे का। जी। दोनों एक दूसरे के पूरक। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप। उसके बाद जो आपने कहा कि अब जो मुझे समझ में आता है कि कहां से नीचे और ऊपर का खेल शुरू हुआ, तो मैंने आपको वहां तक बताया कि भाई हमारे यहाँ हमने मतलब शक्ति के रूप में पूजा है, मतलब उस स्थिति में पूजा है कि आज हमारे यहाँ 51 शक्ति पीठ है, और उस शिव ने अपनी पत्नी के लिए क्या किया, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि हम महिला को नीचे जी वो करते हैं। उसके बाद हमने युद्ध देखे, हमने रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा है, हमने रानी दुर्गावती को पढ़ा है, हमने रानी पद्मिनी को पढ़ा है, तो वो पता है। उसके बहुत मॉडर्न पे आइए तो हमने अपनी दादी को देखा है जी, और आपने भी शायद अपनी दादी को देखा होगा, या अपनी माँ से पूछिएगा, उन्होंने अपनी दादी को देखा होगा कि वो एक पूरे घर का चाबी का गुच्छा होता था, वो यहाँ रहता था जी। और पुरुष चाहे जितना बड़ा बलवान हो, चलती घर में महिला की थी, उन्हीं की थी। अगर उन्होंने जो बोल दिया तो वही जी होना होता था। उसके बाद एक हमारे यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम में एक बीच में एक कौन सी विचारधारा आई मुझे नहीं पता, उसने एक ऐसा प्लॉट किया एजुकेशन सिस्टम को और आजादी और स्वच्छंदता के नाम पे कि अरे महिला तो कमजोर है, इसको तो समकक्ष आना चाहिए, फलाना आना चाहिए, ढिमाका आना चाहिए, और तुम उसके लिए अपनी आजादी की बात करो। और ये हुआ तो पुरुष के अंदर का एक अपने आप में एक अहम जगह कि अच्छा महिला कैसे ऊपर, हम तो ऊपर रहे। कहीं नहीं लिखा है, ना कहीं ऊपर नीचे है, कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और उस पूरक में अगर मानेंगे तो 2-4 नंबर महिलाओं के ज्यादा ही थे, लेकिन पता नहीं कहां से एक थॉट आया, उसने आजादी और स्वच्छंदता के नाम पे चीजों को आजादी, मेरे ख्याल से एक सनातनी सिस्टम को बिगाड़ने का भी शुरुआत थी। बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं कि वो एक इतनी सोची समझी साजिश के तहत उसको कि अरे तुम वर्किंग हो, अरे वर्क तो दोनों कर ही रहे हैं भाई, किसने मना? अरे हमने तो भाई हमारे धर्म में हमने तो सनातन में स्त्री को स्वयंवर वर चुनने का अधिकार था जी, इतना अधिकार था। बीच में आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक पर्दा प्रथा एग्जैक्टली। अगर आप इतिहास कोई पढ़ना नहीं चाहता आज की डेट में, ना कोई समझना चाहता, हमारे धर्म में हमारे सनातन में स्त्री के लिए पर्दा था ही नहीं कभी, तो हमारे उसमें कभी पर्दा था ही नहीं।
ये पर्दा तो मुगलों की वजह से आया जी। कि ये स्त्री, और वो अब बोलने वाला विषय नहीं है कि वो कहां से, क्योंकि स्त्री को उन लोगों ने हमेशा वस्तु समझा, कमोडिटी समझा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि स्त्री को उन्होंने हमेशा वस्तु समझा। जी। हमारे यहाँ स्त्री वस्तु समझी नहीं जाती, हमारे पूजनीय यहाँ थी। कैसे मान सकते हो आप भाई? जी। आप समझिए कि इस ब्रह्मांड की, मैं इस ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र संरचना अगर ईश्वर द्वारा कोई बनाई गई है तो जी। वो स्त्री है। जी। स्त्री को ही एक अधिकार है कि जननी का और उसके पीछे का जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, ये कहीं न किसी में नहीं है, ये सिर्फ स्त्री को ईश्वर के द्वारा दिया गया है। वरदान ही है वो, ये वरदान है जी। जिसको हमारे बाद में, अब हमारे धर्म में तो बहुत सी चीजें, जैसे लोग नहीं तथाकथित ज्ञानी तो उसको ढोंग और पाखंड और चीजों से जोड़ते, पर सच्चाई ये है कि ये एक, मतलब आप सोचो तो भाई उस पे। और आज की तारीख में वही जो आपने कहा ना कि स्त्री, भैया आपको समझना पड़ेगा, आपको उतनी ही बुद्धि है, शारीरिक रूप से आप हमेशा कोमल और नाजुक रहोगे, लेकिन अपने, अब वो जो एक वस्तु वाला प्लॉट किया गया आजादी और स्वच्छंदता के नाम पे कि वो है ना, उसने आपको आजादी और उसमें ये चीजें बिगड़नी शुरू हुई। तो अब आपके सवाल पे आता हूं कि जो चल रहा है कि जी भाई सोशल मीडिया, यहाँ तो निगेटिव चीज तो तुरंत उड़ती है। तो जब वो आजादी और स्वच्छता की प्लॉटिंग शुरू हुई तो पुरुष का पीछे रहे, उन्होंने भी शुरू अच्छा कर दिया। इसके बीच में जो ये सारी प्लॉटिंग के बीच में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। परिवारवाद की परंपरा खत्म होने लगी, परिवार इंडिपेंडेंट होने लगे, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई, न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी। उसने एक सोचने समझने का और एक वो खत्म किया कि हम ही सब कुछ है, हम चला। उसने धीरे धीरे, चाहे उसने पुरुषों की भी मनोवृत्ति खराब की, महिलाओं की भी खराब की, दोनों ही वर्ग को खराब किया कि हम उस पे, तो उस पे शारीरिक रूप से या सारी चीजों पे पुरुषों का वो था। तो सबसे ज्यादा अत्याचार, अब बोले महिला बढ़ रही है तो महिला को कैसे डाउन करें, तो बोले महिला को मारो या फलानी चीजें हुई। अब जब एक दौर आया जब महिला को लगता है तो पुरुष मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों में जो लोग भी चीजें रही, नुकसान सिर्फ महिला और पुरुष का हुआ है। एग्जैक्टली। भैया अपनी चीजें समझो, अपनी कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। दो देशों के बीच में, ईरान और इजराइल में मार चल रही है जी। लेकिन एक तरफ बातचीत भी हो रही है। यहां हम बिना मुद्दे पे, कभी भी आप जाइएगा किसी भी, जैसे आजकल शादियां बड़ी जल्दी टूट रही हैं, शादियों से पहले आ जाइए तो मैं अधिकतर सुनता हूं जैसे बच्चों में कहीं वो ब्रेकअप हो गया। अरे अगर प्रेम है तो ब्रेकअप नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि ये कोई बायोलॉजिकल वो चीज नहीं है, ये खुद से निभाने वाली चीज, ये खुद से निभाने वाली चीज और ये महसूस करने वाली चीज है, ये तो एहसास वाली चीज है ना। आपने बहुत प्यारी बात कही, हम लोग तो हम उसको सुलझा सकते हैं जी बैठ के, लेकिन है शर्म, दिमाग में लेके घूम रहे 10 चीजें और उसको हम बिना मुद्दे पे लेकर के और उसको अच्छा बाकी क्या हो गया कि समाज में पहले होता था कि आदमी बैठाता था, चीजें करता था। अब आजकल एक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमसे क्या मतलब। एग्जैक्टली। उसका हो रहा है तो बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो। ये जो एक शब्द चला है, अधिकतर आप कॉमन हर फील्ड में सुनने को मिल जाए, अरे बोले हमसे क्या मतलब। अरे हमसे सबसे ज्यादा मतलब है भाई, क्योंकि ये चीज जब बढ़ेगी तो मतलब पड़ेगा। हाँ, बिना मतलब तुम्हें मतलब पड़ेगा। तो सुलझाया जा सकता है चीजों को, लेकिन निगेटिविटी हमारे यहाँ फैलती है और सोचना खुद ही को पड़ेगा।
कोई उसके पीछे नहीं वो होगा। अब हमने समाज में हर वर्ग की बात कर ली, यूथ की बात करी, महिलाओं की बात करी, एवं पुरुषों की बात करी। हमने ऑफ कैमरा कॉल पे सर एक बात करी थी, वो बहुत सुंदर बात कही थी आपने। एक जो वर्ग है जो एक एज ले चुका है, बूढ़े लोग हैं, उनका जो माइंडसेट है कैसे चेंज हुआ, इस पे जो हमने चर्चा की थी वो भी मैं करना चाहूंगी आज। माइंडसेट क्या चीज हुआ, जैसे मेरा ये मानना है कि जो भी उम्र, जैसे हम एक बात कहते हैं समाज में कि अरे इनकी उम्र बहुत है तो इनको अनुभव बहुत है। हाँ। तो भाई उनकी उम्र पे जो अनुभव था उस समय दौर और परिस्थितियां क्या थी और आज के दौर और परिस्थिति में क्या है। जैसे आजकल आप देख रही होंगी घरों में बड़ी दिक्कत है जी, कि बड़े बुजुर्ग जिन घरों में बहुत सी ये प्रॉब्लम एक है, तो वो माइंडसेट ऐसे है ना कि अब जैसे एक शादी होती है जी, तो एक लड़की शादी होकर के अपने घर आती है, वो अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो कुछ भी हो, बट एक विवाह हुआ और एक सिस्टम हुआ। वो लड़की एक दिन पहले तक अपने घर की बेटी होती है। मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, आप मेरी बात समझिएगा। वो लड़की एक दिन पहले तक अपने घर की बेटी होती है और एक दिन में वो एक घर की बहू बन के आ जाती है। अब उस ड्यूरिंग जब वो चीजें रही हैं, उसको दोनों फैमिलीज के क्या कल्चर बदले हैं, क्या चीजें, उसे पता ही नहीं है। बड़े बुजुर्गों का एक मतलब, मैं उस जगह, हो सकता है बड़े बुजुर्ग मुझसे कई जगह चिढ़ते भी हैं कि मतलब आप उस बात करते हो, भाई आप उसको बताओ। अब आप अपना माइंडसेट लियो, उससे बता कुछ नहीं रहे हो, चाह सब कुछ रहे हो। अब उसे पता ही नहीं है कि फलानी कौन है, किसके पांव पंजे तक छूने, किसके घुटने तक छोड़ के छूने, किसके आगे मुंह घुमा के। तो आप ये बड़े बुजुर्गों को भी ये चीजें बतानी पड़ेंगी जी। लेकिन वो देख रहा हूं कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग वो आज के जमाने में और तेज मॉडर्न बढ़ रहे हैं जी। तो इस चीज को लेकर के हमको जो आपका करंट अनुभव है या जो पुराना अनुभव है उसको लेकर के आपको बात, बहुत से घरों में कंट्रोवर्सी का एक कारण है जी, एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब आप उस चीज को आप बता रहे नहीं हो, चाह उससे सब कुछ रहे हो। तो भाई बोलो ना, तो अरे अब ये बहू है इनको समझना चाहिए। अरे भाई, अरे भैया वो अभी एक दिन पहले तक बहू नहीं थी, बेटी थी। वो एक दिन पहले तक बेटी थी, तो वो अपने घर में जहां चाह रही थी वहां बैठती थी, जिससे चाहती थी उससे बात करती थी। तो अगर वो जैसे बहुत से माँ बाप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अरे वो अगर वो कहते हैं ना कि वो लव मैरिज है, तो उन्होंने कहा कि साहब अरे वो तो अपने मन से, बहुत टाइम लगता है एक्सेप्टेंस में। आज भी हमारे समाज में चाहे जितने बड़े मॉडर्न बनते हैं लेकिन सबको रहता है। मैं कहता हूं कि अब जो हो गया वो हो गया, आगे क्या, आगे ये बेहतर कैसे रहे। तुम्हारे मुंह फुलाने से या तुम्हारे ना बताने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको बेहतर है कि अपनी चीजों को, अपने कल्चर को, अपनी चीजों को उसमें रखो जी। और जो अपना अनुभव है उस अनुभव को पॉजिटिविटी में रखो ना यार। क्यों नेगेटिविटी में, क्यों अपने ईगो में रखते हो भाई कि हमें ज्यादा पता है। हमें ज्यादा पता है। जो हमें ज्यादा पता वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं तो कहता हूं जो कहता है जो मुझे ज्यादा पता है, मैं कहता हूं उसको कुछ नहीं पता। एग्जैक्टली, तुम्हें कुछ नहीं पता। तो अगर आप उस चीज को बता दोगे, चीजें रहेंगी, मिल बांट के रहोगे जी। जैसे कभी भी बहू बेटी नहीं हो सकती, एग्जैक्टली, वो हो ही नहीं सकती, लेकिन बहू बहू रहे, इसकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी पहले आप ही के ऊपर है ना जी। आज के जहां दौर में चल रहा है कि कोई ज्वाइंट फैमिलियां तो बची नहीं है, आज है वो कल अपने उसमें रहेगी। स्वाभाविक रूप से जो शादी हुई है वो है। एक चीज और है, हाँ इसमें देखिएगा, जैसे आजकल के मैं शादियों को लेकर, मतलब मैं देख रहा हूँ ये बड़े बुजुर्ग की लड़के हैं, किसी के बिगड़ गए या कहीं कुछ है, तो एक मार्केट में एक नया सी गुफा चलता है कि इनकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएंगे हैं। अरे जब तुम इनके माँ बाप हो गए, इनको नहीं ठीक कर पाए, तो वो शादी करके कौन ठीक कर देगा जी। और अधिकतर घरों में मार है इस चक्कर में। जब हम अपने खून को हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं सुधार पाए, तो हमने उसको क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में थोड़ी डाला है कि वो लड़की के रूप में कोचिंग इंस्टीट्यूट आ रही है और ये इनको
सुधार देगी, सुधार गृह बना हाँ। देगी। आज जब फिर वो सुधारती है तो फिर तुमको बुरा लगता है तू ऐसे बात कर रही हो कि ऐसे बात करिए। शादियों को जैसे है कि जैसे एक बुजुर्गों की बात हो गई, और हाँ जो जी। शादियां आप देख रही होंगी कि आजकल या फैमिली वैल्यूज कम हो रही है या चीजें जी। उस पे है, तो उसको लेके मेरा अपना मानना है कि एक बेमेल चीज बड़ी खराब है। जी। वो चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव लव मैरिज मैरिज हो। अब वो जैसे लव में है कहीं हमारा मोहल्ले का प्यार, हमारा बचपन का प्यार, एक टाइम फ्रेम में सब ठीक लगेगा, जी। बट एक टाइम फ्रेम के बाद आपको वो प्रॉब्लम आएगी, वो चाहे अरेंज हो चाहे लव हो। जी। पैसे को देख के जो अरेंज मैरिज हो रही है वो पैसे और प्रोफाइल को देख के बेमेल हो जा रही है। जो लव मैरिज है वो इतने शॉर्ट नोटिस पे लव हो करके और मैरिज हो रहा है कि बाद में जब जमीनी हकीकत पे आदमी उतर रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, फिर अलग हो जा रहे हैं, और फिर अलग हो जा रहे हैं। एक ही सोल्यूशन होता है क्योंकि उस पे है, तो उस जगह पे भी एक्चुअल में सारा प्रॉब्लम इस समय मैं देख रहा हूं कि कन्वर्सेशन तो सोशल मीडिया पे और आपस में है, बट आपस का कन्वर्सेशन खत्म हो गया है। जी। आपस के कन्वर्सेशन पे चीजें, जितना टेक्नोलॉजी हमारे लिए बोन बनकर आई है उतना ही बेन बन गई है, मेन बन गई है। जी। उस पे भी बात कर सकते हैं, मतलब आप उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग पॉजिटिव तो कर लीजिए ना जी चीजें। तो ये हमारा जी। आज हमने राधा जी से बात करी और बहुत ज्यादा इंसाइट्स हमें मिली हैं समाज के बारे में। ऐसे और भी विचारधाराओं के साथ आपके साथ हम जल्दी जरूर फिर से एक बार आएंगे। नमस्कार। ASKofficials.com